आज हम वीडियो इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग का एग्जाम है बोर्ड्स का 12th का मंडे को ओसीएम पेपर का। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हर एक चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप मतलब इसको एंड तक देखिए इस वीडियो को। तो ओसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरी है, तो आप जितना ज्यादा पेपर में लिख के आओगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए इस पेपर में, कोई कोई बच्चे 90 प्लस भी इसमें मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 90 प्लस भी क्या करते हैं, इसमें मार्क्स लेके आते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मतलब हम लोग को पेपर 80 मार्क्स का जो पेपर रहता है वो हम लोग का पूरा कवर होना चाहिए हम लोग का 3 घंटे में। इसके लिए आप लोग की क्या चाहिए, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। आपको क्वेश्चन तो बराबर लिखने हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के, पर एक बात क्या करनी कि आपको प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके का रखना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन लोग को हाईलाइट करने का, या फिर जो अपने लिखने का स्टाइल है उसको मतलब एक अच्छी तरीके से लिखिएगा, जो कि मतलब जो एग्जामिनर है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी वर्ड पढ़ने में या और कुछ भी। और मतलब पेपर भरने का, पेपर लिखने का, पर ऐसी बातें भी कुछ भी नहीं लिखनी चाहिए कि अब जो मतलब एग्जामिनर के पकड़ में आ जाए। क्योंकि ये पेपर मतलब हर एक लाइन कोई पढ़ता नहीं है। जब भी मतलब ये लेंदी पेपर होता है या फिर थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसके लिए कोई भी मतलब एग्जामिनर रहेगा वो आपका पूरा का पूरा पेपर रीड करते नहीं बैठेगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट कर दिया आपने, तो सिर्फ वो वर्ड पढ़ के आपको छोड़ देगा, मतलब मार्क्स अच्छे दे देगा। पर आपको भी कोई भी मतलब पेपर में कुछ भी लिख के आने का है तो कुछ भी लिखने का ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एग्जामिनर के पकड़ में आ गया कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपका वो अच्छी तरीके से मतलब बहुत खतरनाक आपका पेपर चेक करेगा और आपको मार्क्स भी अच्छी तरीके से नहीं देगा। इसके लिए हम लोग को क्या करने का, पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का 80 मार्क्स का। उसके साथ हम लोग को क्या करने का है, हर एक जो भी मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करने का, हम लोग का प्रेजेंटेशन अच्छा रखने का है। और कोशिश करने की है जो भी 80 मार्क का पेपर है सारे के सारे क्वेश्चन जो है कवर होने चाहिए। और देखना बेटो कि अटेम्प्ट करना अलग बात है, अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब सिर्फ उसका थोड़ा बहुत लिख के आना ऐसी चीज नहीं है। अटेम्प्ट करना और उसको पूरी तरीके से मेंशन या फिर पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन करना अलग बात होती है। अटेम्प्ट करना यानी कि नहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 8 मार्क का है आपने 5-6 लाइन लिख दिया और छोड़ दिया और आपने बोला कि मैंने 80 मार्क का अटेम्प्ट करके आ गया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा का पूरा क्या करना है, पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व करके आना है। जो भी अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें मिनिमम 8 पॉइंट्स तो होनी चाहिए, उसका मीनिंग डेफिनेशन होना चाहिए। अभी देखो 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो आपको किस प्रकार से लिखने का है, पहले अगर क्वेश्चन मतलब 8 मार्क का है, हाँ तो क्या करने का, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 लिखा तो सामने लिखने का उसका मीनिंग, जो भी 2 लाइन मीनिंग लिख लो उसका। उसके बाद आप लोग लिख लो उसका डेफिनेशन जो भी रहेगा, है तो ठीक है, नहीं है तो मत लिखना डेफिनेशन। उसके बाद क्या करना, जो भी पॉइंट्स आपके रहेंगे 1 2 3 ऐसे उसको पूरी तरीके से मेंशन करना। पहले लाइन में उसका सिर्फ पॉइंट लिख देना, उसको अंडरलाइन कर लेना, बाद में नीचे 2 लाइन भर देना। ऐसा नहीं आ रहा है तो मतलब लिखते ही बैठो, ऐसा भी मत करना कि अब कोई कोई क्वेश्चन अच्छा आ रहा है उसका आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है तो आप क्या कर बैठे 3-4 पेज उसी के ही भर रहे हो। हाँ, उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको एक आधा क्वेश्चन दूसरा छूट जाएगा। तो ऐसा मत करना कभी भी। मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, आपको बहुत मतलब बहुत आता भी रहेगा तो पूरी तरीके से लिखते बैठने का नहीं, मतलब क्या करने का, जितना आपको मतलब उसके 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर एक पॉइंट आपको 8 पॉइंट आ रहे हैं तो हर एक पॉइंट का ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 लाइन आप भरते जा रहे हो, ऐसा नहीं करने का। 2-3 लाइन में जितना मेन उसका वर्डिंग से उतना लिख दो, बाकी का छोड़ दो। बहुत बार बच्चे को देखा है कि अगर जो भी डेफिनेशन रहता है 2 मार्क के रहते हैं और वो क्या करते हैं पूरा का पूरा पेज भर डालते हैं, क्योंकि आ रहा है डेफिनेशन आ रहा है तो पूरा का पूरा डेफिनेशन का एक पेज भर दो। या फिर अपने क्वेश्चन नंबर 2 रहता है उसमें भी हम लोग को मतलब एक्सप्लेन करना रहता है मीनिंग वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा पेज भर डालते हैं। ऐसा करने का नहीं। जितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो मोस्टली 4-5 लाइन लिख दो और छोड़ दो। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखने का, बाकी का लिखते बैठने का नहीं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अपना टाइम वहां पे वेस्ट हो जाएगा। और सबसे मेन बात तो मतलब जो भी लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं मतलब 8 मार्क का या फिर 5 मार्क का, वो बच्चे क्या करते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उस पर भी करना, ऐसा नहीं कि उसको मतलब ये करना, पर जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके ऊपर ध्यान दो। क्या एक काम करो, आप लोग पहले क्या करो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद क्या करो, मतलब अपने चैप्टर के नीचे जितने भी मतलब टेक्स्ट बुक में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं ना पहले उसको पढ़ लो। क्योंकि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 20 मार्क आपको कहाँ पे टच नहीं होते। अगर आपने मतलब सभी के सभी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छी तरीके से लिख लिया तो क्या हो जाएगा, आपके 20 मार्क जो आपके हाथ के 20 मार्क्स है
उसमें आपका कोई कटिंग नहीं होने वाला। 8 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपके मार्क्स काट दिए तो आपको कम आ जाएंगे, है कि नहीं। और इसमें ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स कहीं जाने नहीं वाले। तो एक काम करना, ऑब्जेक्टिव क्या करना, सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव है वो पहले कवर करने की कोशिश करना। आपको कहीं से भी किधर मतलब कौन सा भी आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो उसको क्या करना, पढ़ लेना, रख लेना। अभी जो भी पहले आपने क्या किया नहीं किया उसका कोई भी अभी वैल्यू नहीं होता है। अभी 2 दिन आपको मिले, आप क्या करना, 2 दिन को पूरी तरह से क्या करना, यूटिलाइज करना। आपने पहले तो थोड़ा तो बहुत पढ़ा रहेगा, कॉलेज में रहेगा, क्लासेस में रहेगा, थोड़ा तो आपने मतलब आपको मालूम है आपको कितना आ रहा है, या फिर क्या करना, आपको जितना भी आ रहा है वो पहले पढ़ लो। क्या करो, हर एक चैप्टर को एक बार पढ़ लो, उसके कारण क्या हो जाएगा, आप मतलब उसका ऑब्जेक्टिव तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेके हम लोग जो भी मतलब एंड तक हम लोग क्या करेंगे, देखते जाएंगे कि अब कौन से चैप्टर में कौन सा सवाल बन सकता है या फिर कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग काम करना, हर एक चैप्टर उठाना और एनालाइज करना कि भाई ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 मार्क का कौन सा बन सकता है, 2 मार्क का कौन सा बन सकता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा बन सकता है। हाँ, ये एनालाइज कर लेना। बाद में कौन से मोटे क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से, 8 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तो उसमें हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा वो देख लेना। कोई कोई चैप्टर से जिसमें आप लोग का मतलब मन ही नहीं लगेगा पढ़ने का तो उसको स्किप कर दो। ऐसा नहीं कि पूरा ही पूरा पढ़ने का, स्किप आप कर सकते हो, पर क्या करना, उसके ऑब्जेक्टिव करके जाना। अगर बड़े क्वेश्चन आपको स्किप करना है उस चैप्टर की, हम लोग को क्वेश्चन में भी क्या होता है, हम लोग को ऑप्शन मिलते ही मिलते हैं। अगर उसी चैप्टर में से आ जाए तो हम लोग उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव को हम लोग ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, पहले मतलब हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम लोग को करना ही करना है। एक बार हर एक चैप्टर पढ़ लो, उसके ऑब्जेक्टिव पहले कर लो। और अब हम लोग देखते हैं कौन से बड़े क्वेश्चन या फिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग का कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग को क्या आ सकता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी है तो मेनली मुझे लगता है इस चैप्टर में 4 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बरोबर है। 4 बड़े क्वेश्चन कौन से बनते हैं, देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बन गया। बाद में कौन सा बनता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन बन गया। बाद में कौन सा क्वेश्चन बनता है, हम लोग का जो भी 14 प्रिंसिपल्स है उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। और कौन सा बनेगा, 14 प्रिंसिपल्स का एक बनेगा और बन सकता है हम लोग का साइंटिफिक मैनेजमेंट का। हाँ, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, बराबर है। इस चैप्टर में इस 4 क्वेश्चन से के अलावा कौन सा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोई भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन से इनमें से 8 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बराबर है। ये अगर इनमें इन दोनों में से अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा, आंसर इन ब्रीफ में आएगा, कितने मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए। तो ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। पर ये 2 बड़े क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं 8 मार्क्स के। हाँ, तो अभी हम लोग को क्या करने का है, देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, हाँ उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी हम लोग को टेक्निक्स दिया है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैटिक स्टडी। अभी देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम कितने पॉइंट मेरे हिसाब से होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 6 पॉइंट, क्योंकि हम लोग इसमें मीनिंग लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, बराबर है। मीनिंग और डेफिनेशन के लिए 1-1 मार्क छोड़ दो और बाद में जो भी पॉइंट्स है उसके लिए 6 पॉइंट। और 14 प्रिंसिपल के लिए आ गया तो हम लोग को मिनिमम 8 प्रिंसिपल लिखने पड़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ में। तो अभी आप लोग मतलब देख लो कि आपके हिसाब से कौन से 14 प्रिंसिपल में से कौन से प्रिंसिपल जो इजी है, मतलब आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए। तो सारे 14 पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो क्या कितने पढ़ने के, मिनिमम 8 हम लोग को क्या करने का, प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ने के। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोग को बता नहीं रहा हूँ कि हर एक मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा हर एक टर्म्स को, सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि अब कौन सा मतलब क्वेश्चन में क्या क्या लिखने की जरूरत है। तो अभी आप देख लो कि मतलब 14 प्रिंसिपल्स है, इसमें से क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करके देने का, तो मतलब आसानी होती है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बंदे को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मेंशन कर देने की।
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का भी डिसिप्लिन रहनी चाहिए, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, हर मतलब एक ही बंदे से क्या होना चाहिए, कमांड पास होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग मतलब हर एक एम्प्लॉय को बहुत सारे लोग अगर कमांड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो एक मतलब वो झेल पाएगा क्या, नहीं झेल सकता। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट को पीछे छोड़ना और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है उसको आगे लेके जाने का है हम लोग को, नहीं तो हम लोग क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार से मतलब चोरी या फिर डिस्प्यूट हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो भी मतलब पावर है वो एक बंदे के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए एम्प्लॉइज को या फिर डायरेक्टर को। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो भी मतलब फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का वो एक ही लाइन में फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में आके कोई भी किसी को भी डायरेक्शन दे रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हम लोग क्या करना चाहिए कि मतलब हर एक बंदे के लिए मतलब जगह है ऑर्गेनाइजेशन में और वो बंदा उसी टाइम क्या होना चाहिए, उस ऑर्डर पे होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हर मतलब हर बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में समान न्याय या फिर समान मतलब राइट्स होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगर एम्प्लॉय को काम पे रखना है तो क्या होना चाहिए, उसको मतलब कितने टाइम के लिए उसको काम पे हम लोग रखेंगे वो हम लोग क्या करना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। अगर मतलब उसके पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहेगा, वो मतलब इनसिक्योर है उसके जॉब के लिए, तो क्या करेगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा क्या, नहीं नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब ऐसे 7-8 जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो 7-8 प्रिंसिपल्स है, ये मतलब इजी है, समझने के लिए इजी है और लिखने के लिए भी इजी है। हर एक आप मतलब जो भी चीज अभी पढ़ोगे उसको समझ के लिए, अगर आप उसको समझ के लिए ले सकते हो ना, तो आप अपने ओन वर्ड्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और अभी यहाँ पे देख लो कि अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था, बराबर है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में मेन लाइन कौन सी है, देखो, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो ये अगर लाइन आपने लिख ली तो उसको अंडरलाइन कर देने का, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि अब उसने बराबर वही लाइन लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है इस आंसर के लिए। बाद में उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट, मतलब हर सबऑर्डिनेट के लिए अच्छे से मतलब फ्रेंडली आपका मतलब जो भी एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो रहना चाहिए। बाद में प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के लिए क्या, टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अश्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये मेन लाइन है। तो आप क्या करो, ये लाइन लिख लो और उसके बाद क्या करो, उसको अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को समझ में आया कि अब इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है, टेक्सचुअल मतलब जो भी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ के आया है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट, अभी इसका भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग को क्या क्या देखना है, देखो वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में हम लोग क्या देखेंगे, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या, हर काम करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम लोग डिसाइड कर देंगे और उसके हिसाब से बता देंगे कि अगर एक काम करने के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा और आपको इतने टाइम में क्या करना है, आपका काम कवर करना है। बाद में मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में हम लोग देखेंगे कि अब कितना मतलब हर एक काम करने के लिए हम लोग एक मेथड डिसाइड करेंगे, उसी मेथड से क्या करने का, हर एक काम को हम लोग को अप्लाई करने का है। मोशन स्टडी मतलब अगर बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है एम्प्लॉय का काम करने के टाइम, तो क्या हो सकता है, टाइम का वेस्टिंग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोशन भी डिसाइड कर देंगे एम्प्लॉय का कि बाबा एक बंदे को अगर समझो एक चीज चाहिए तो उसको ऐसा नहीं कि बाबा मतलब उसको डिपार्टमेंट एक एंड पे है और उसको एक चीज लाने के लिए दूसरे एंड पे जाना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मोशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब टाइम हम लोग को कम लग जाएगा। बाद में फैटिग स्टडी, ऐसा नहीं कि अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको मतलब बहुत त्रास हो रहा है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, या फिर उसको टेंशन आ रहा है बहुत सारा, तो हम लोग को उसका भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका हम लोग फैटिग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उसका टेंशन कम कर देंगे और वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो ये बेसिक जो है वो मेन 4 पॉइंट जो है वो बहुत बेसिक है, और ये मतलब आप लोग को है ना, अगर बड़ा क्वेश्चन में नहीं बना तो ये जो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी, इसके ऊपर आप लोग को एक्सप्लेन द टर्म्स में 2 मार्क के लिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल, अभी नेचर ऑफ प्रिंसिपल को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग को मतलब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह के लिए क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइन है, क्या है, जनरल गाइडलाइन है, मतलब इसको आप लोग कहीं पर भी लेके जाओ, मतलब ये क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है, या फिर जनरल गाइडलाइन है, मतलब इसके हिसाब से ही काम करना ऐसा नहीं है, और आप लोग इसको यूज करके आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो।
प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। क्या बात, ये जो प्रिंसिपल्स है ये तो आपको बताए गए, पर ये जो प्रिंसिपल्स आप लोग हर रोज अप्लाई करोगे या फिर आप लोग इसके ऊपर हर रोज काम करोगे ना, तो ये अपने आप से क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट दे देंगे। मतलब हम लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, या फिर हम लोग को रोज एक्सरसाइज करनी है, तो ये क्या है, जनरल गाइडलाइन है। या फिर ये क्या है, अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको अपने बॉडी में क्या होता है, फर्क दिखने लग जाता है। कि ऐसा नहीं कि अब आप लोग आपने आज प्रिंसिपल्स का यूज कर लिया और कल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब उसका रिजल्ट जो है वो तुरंत दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हो। चला, और आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आपके हिसाब से आपका क्या काम करो, क्या उसके हिसाब से आप क्या करो, प्रिंसिपल को यूज करो। मतलब स्केलर चेन क्या बोलता है, पहला जो भी है मतलब जो भी डायरेक्टर रहेगा वो इंफॉर्मेशन देगा किसको, जो भी डिपार्टमेंट के हेड को, और मैं डिपार्टमेंट का हेड किसको देगा, जो भी वहां का मतलब लोकल, मतलब जो भी लोकल रहेगा उसको देगा इंफॉर्मेशन, बाद में वो देगा एम्प्लॉय को। हाँ, अगर ये कैसे है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर आपका छोटा बिजनेस है उसमें बहुत मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ऐसा कोई झंझट नहीं है, तो आपका मतलब वो जो स्केलर चेन का जो भी बीच के जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप प्रिंसिपल्स को मोड़ सकते हो। बिहेवियरल इन नेचर, मतलब आप जिस हिसाब से प्रिंसिपल को डेवलप करते जाओगे उस प्रकार से प्रिंसिपल्स डेवलप होते जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, हर एक प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में तो ये कर लिया कि बाबा मतलब सब लोग को ऑर्डर दे दिया या फिर सब लोग को बोल दिया कि इस प्रकार से काम करना है, ये सारे प्रिंसिपल्स हमने यूज कर लिए, पर आप क्या मतलब उनका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है एम्प्लॉय का, या फिर आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे क्या, नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करने का है, जो भी सारे 14 प्रिंसिपल्स है उन सबको हम लोग को क्या करना है, साथ में लेके चलना है और हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो आप समझ गए, इस प्रकार से आप लोग क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन पढ़ना, हर एक क्वेश्चन से जो भी बेसिक पॉइंट है वो पढ़ लेना, जो भी समझने के लिए या फिर जो भी मतलब आप लोग को लिखने के लिए इजी जा रहा है वो क्या कर लेना, आप लोग देख लेना। उसके बाद देखो, ये चैप्टर हो गया फर्स्ट चैप्टर में 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये इसमें से बन सकता है 4 या 5 मार्क के लिए, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क के लिए। और ऑब्जेक्टिव किसी का भी मिसिंग नहीं करने का है, चैप्टर के नीचे जितने भी दिए ऑब्जेक्टिव है वो तो आप लोग को पढ़ के रट के जाना है, तो रट के जाओ, और क्या करना, याद करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी देखो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें मतलब हर एक पॉइंट याद रखना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो आप लोग क्या करना चाहिए, फंक्शन ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसमें से क्या करना, आप देखो इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे देखो, आप लोग को क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपको क्या है, इतने कौन से आते आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या दिया है, पहले तो हर एक प्लानिंग की मीनिंग दी गई है, बाद में प्लानिंग का डेफिनेशन हम लोग को इस चैप्टर में दिया है, बाद में प्लानिंग के जो भी मतलब फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस है हम लोग को दिए गए। हाँ, उसके 7-8 पॉइंट। हाँ, अभी देखो इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन बनता है, मेनली इस चैप्टर में क्वेश्चन अगर बनता ही बनता है, मतलब अगर बनेगा ही बनेगा, तो ये इस चैप्टर में क्वेश्चन कौन सा बनेगा, आप लोग को डिफरेंस, आप लोग का जो भी है डिफरेंस का जो भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग को मतलब मिलेगा ही मिलेगा। 4 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंस का। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी चैप्टर के नीचे जो भी डिफरेंस दिया है हर एक मतलब फंक्शन के बारे में, वो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और क्या करने का, हर एक मतलब हर एक फंक्शन का, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का और कंट्रोलिंग का आप लोग को क्या करने का है, मीनिंग एंड डेफिनेशन याद रखना ही रखना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन याद रखना ही रखना है। क्योंकि अगर 8 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, इस चैप्टर में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए उसका मीनिंग है, उसका डेफिनेशन है और उसकी इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस के हर फंक्शन के 8 से 10 क्या है इसमें हम लोग को मतलब पॉइंट्स दिए गए। तो इसमें से जाहिर है कि अब 8 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो इसमें से ना बने, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लानिंग के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट लेके या फिर ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन सा पॉइंट लेके। तो घबरा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन बनेगा भी बनेगा तो आप लोग को मीनिंग एंड डेफिनेशन याद है,
हाँ, उसको रट लो। इजी है, बहुत इजी मीनिंग एंड डेफिनेशन है हर एक फंक्शन का। तो क्या करने का, उसको रट लो पहले, उसके बाद क्या करो आप लोग, एक काम करने का, हर एक जो मतलब सभी में जो भी कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स कौन से रहेंगे कि अब हम लोग अगर इस फंक्शन को यूज कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी हमारी इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, या उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रख सकते हैं। तो ये जो भी तीन चार जो भी पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ आप लोग बना लो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप मतलब बना के दे दूंगा आपको। तो आप लोग क्या करना, उसी को मतलब जो भी पांच छह पॉइंट्स है ना, उसको रट लेने का, वही मतलब कौन सा भी फंक्शन गिरे तो उसी को ही क्या करने का, आपको लिख के आने का, ज्यादा लिखने का नहीं है। आपको याद हो रहा है तो अच्छी चीज, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करने का, ये टेक्निक यूज कर लेना। पर इसमें से इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है तो पूरा चैप्टर मत पढ़िएगा, मतलब मत पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या पढ़ने का, सिर्फ मीनिंग पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना, और उसके बाद क्या पढ़ना आप लोग, जो भी मतलब डिफरेंस दिया है चैप्टर के नीचे वो सब पढ़ लेना, वो सब रट लेना, और क्या करना, चार पांच कॉमन पॉइंट्स निकाल लो और उसी को क्या करना, रट लेना। कोई भी फंक्शन का आ जाए तो क्या करना, वही पॉइंट्स क्या करना, चिपका के चले आना। तो अब ये हो गया सेकंड चैप्टर के बारे में। अभी हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को दिया है कि बाबा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर जो है, तो ये जो है ना चैप्टर थोड़ा समझने के लिए नहीं, बट ये चैप्टर कैसा है, थोड़ा अलग है। मतलब ओसी के हम लोग देखेंगे तो बाकी के चैप्टर थोड़े अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग व्यू आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आप देख लेना आपके हिसाब से, इस चैप्टर में तो मेनली दो क्वेश्चन बनेंगे जो कि 8 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, या फिर आंसरिंग ब्रीफ में आ जाएगा 4 या 5 मार्क्स के लिए। इसमें से डिफरेंस के लिए पॉइंट नहीं बनता, डिफरेंस के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर में से। तो आप क्या करना, चैप्टर नंबर 3 जो है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आप क्या करना, देखो इसमें जो भी मेन क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या करना, इसकी डेफिनेशन तो पहले याद कर लेना। डेफिनेशन हर एक क्वेश्चन अगर आए तो आप तो एक चीज ध्यान में रख लेना, क्या क्या करने का है कि जिस भी मतलब चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, जिस भी मतलब पॉइंट का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन कहां पर भी दिखे, तो पहले उस आंसर इन ब्रीफ में या फिर बड़े क्वेश्चन में तो क्या करना, उसकी पहले डेफिनेशन और मीनिंग लिख लेना। पहले क्या करना, मीनिंग और डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि मीनिंग एंड डेफिनेशन में हम लोग की गलती नहीं होगी। अगर हमने बराबर से अगर उसको लिख लिया तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा क्या भाई इसने पढ़ के आया है बाबा। तो उसको जो भी आगे का जो भी क्वेश्चन है वो क्या करेगा, अच्छे से मतलब इतना भी देख के आपका पेपर चेक नहीं करेगा। और डेफिनेशन और मीनिंग जो भी है बहुत इजी होता है हर एक मतलब पॉइंट के ऊपर का। तो आपको कौन सा मिलेगा, देखो एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको कौन सा इंपोर्टेंट वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये आ जाएगा आपको आंसर इन ब्रीफ में 4 या 5 मार्क के लिए। तो पहला पॉइंट इसका बनता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, मतलब वो क्या है, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, मतलब या फिर क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए। मतलब क्या, उसकी सोच मतलब सोचने का जो भी तरीका है वो अलग होना चाहिए, हर एक चीज में उसको क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट एक फ्यूचर विजन, आप एंटरप्रेनर हो, आपको क्या करने का है, बिजनेस डालने का है, आपको बिजनेस को एक्सपांड करने का है, आपको बिजनेस को बड़ा करने का है। तो आपके पास फ्यूचर का विजन होना चाहिए। ऐसे नहीं क्या मैंने दुकान खोल के बैठ लिया तो मुझे 10 साल से यहाँ पर ही बैठने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, जो भी बंदा अगर एंटरप्रेन्योर है क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हो कि जो भी बिजनेसेस है वो ऑनलाइन चले जा रहे हैं, तो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज रहेगी तो आप कहीं ना कहीं पे तो पीछे छूट जाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपको बिजनेस डालना है, आपको प्रोडक्ट बेचना है, या फिर आपको कोई भी सर्विस रेंडर करनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या कि वो मतलब जब भी उसकी सोचने का तरीका या फिर अभी भी वो सोचेगा तो वो पॉजिटिवली व्यू से या फिर हर एक चीज को पॉजिटिवली व्यू से देखता जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, उसको मतलब जो भी बिजनेस करने का या फिर जो भी मतलब उसको विजन है उसके लिए वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर एंटरप्रेन्योर है, आपको बिजनेस डालना है, बिजनेस में पैसा डालना पड़ता है और वो पैसा डालने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क होती है, पैसे के साथ
रिस्क आती है तो क्या होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि अब अगर पिक्चर में लॉस दिख रहा है तो पहले ही क्या होगा, पीछे हट जाता है, ऐसा बिजनेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो और क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसके साथ इसके 8 पॉइंट मतलब कंप्लीट होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या, खुद के ऊपर उसको भरोसा रहना चाहिए, तो ही क्या हो सकता है, वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो बहुत इजी है ये, जो 8 पॉइंट से बहुत इजी है, आंसर ब्रेक में आ सकता है। 4 या 5 मार्क आपके हाथ के है, मतलब आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप मतलब डेली मतलब ये चीज देखते ही आ रहे होगे तो कहाँ पर भी तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये भी क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, बन सकता है। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आपने अभी जो 8 पॉइंट्स पढ़े ना, उसी को आप क्या कर सकते हो, इसी में चिपका सकते हो। आप अगर पढ़ोगे ना तो सेम टू सेम पॉइंट, कोई भी अलग नहीं है। आप सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो और आपको इसमें भी क्या हो सकता है, अच्छे मार्क मिल सकते हैं। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, अभी देखो इतने ही पॉइंट, मतलब इतने ही जो क्वेश्चन है ये इसमें अच्छे है, मतलब 3 जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, क्या वो फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज एंड क्या फंक्शन, ये 3 क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। फंक्शन, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं, आंसर ब्रीफ में आ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स ये क्वेश्चन देके जाएंगे। और अगर इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे तो ये जो आप पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको क्या करना, आप सिर्फ रैप लेना, ऊपर से एक बार देख लेना, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपकी लिस्ट में अगर बनेगा तो बनेगा, क्या बनेगा, एक्सप्लेन द टर्म्स में आ जाएगा, ईडीपी वगैरह क्या है ये आ जाएगा। तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ऊपर से एक बार पढ़ लो, तो ये आपको कहाँ पे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसको मतलब इस चैप्टर में अगर बहुत ज्यादा कुछ आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा तो भी कहाँ पे आएगा, आंसर इन ब्रीफ में आ जाएगा। और कौन से क्वेश्चन आएगा आपको ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अगर चैप्टर देखोगे आप, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है बिजनेस सर्विसेज, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मतलब इसको इसी को कंटिन्यू करेना, इसके बाद जल्दी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो आप मतलब इसमें से एक बहुत बड़ा चैप्टर इसके लिए मैं लगा इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ।